हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं विनोद लवानिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके, प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल बनाने के जनरल प्रिपरेशन मेथड हमने देखे। आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टियों में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहल की फिजिकल स्टेट हम देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल की अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं लोअर मेंबर अप टू C11 ऐसे अल्कोहल जिसमें नंबर ऑफ कार्बन C1 से C11 होंगे वो जनरली कलरलेस लिक्विड होते हैं, जबकि हायर मेंबर आर बैक्स लाइक सॉलिड मोम के समान, यानी C11 से हायर नंबर ऑफ कार्बन एटम 11 के बाद जो भी अल्कोहल होगा उसके अंदर प्रॉपर्टी जो होगी उसकी फिजिकल स्टेट लाइक बैक्स लाइक सॉलिड, यानी सॉलिड फॉर्म में होंगे बैक्स के समान, मोम के समान। क्लियर? देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इंक्रीजेस विद मॉलिक्यूलर वेट और कार्बन चेन। यहां से क्वेश्चन बनता है फिजिकल प्रॉपर्टी से। याद रखो, फिजिकल प्रॉपर्टी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन जो बनता है या तो उनके बॉइलिंग पॉइंट को लेकर या उनकी सॉल्युबिलिटी को लेकर। तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट हम ये कह सकते हैं जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ेगी, उस एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। याद रखेंगे, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है एल्कोहलों का वो इंक्रीज होता है नंबर ऑफ कार्बन के साथ, या कार्बन चेन इंक्रीज होने के साथ, या आप ऐसे बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ। क्यों? क्योंकि हम ये डिस्कस कर चुके पिछली क्लासों के अंदर कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा या कार्बन चेन बढ़ेगी या नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे, उस कंपाउंड्स के अंदर वॉन्डरवॉल फोर्स बढ़ेगा, और वॉन्डरवॉल फोर्स को ब्रेक करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। तो हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट अगर हमें देखना है तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। किसी भी एग्जांपल में जैसे जैसे अल्कोहलों का मॉलिक्यूलर वेट हम बढ़ाएं तो उस अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। जैसे मैंने यहां लिखा फॉर एग्जांपल अल्कोहल CH3OH, दूसरा एग्जांपल CH3CH2OH। क्लियर? अगर हम इन दोनों की बात करें तो दोनों में मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा है, मीथेनॉल या इथेनॉल? मीथेनॉल में नंबर ऑफ कार्बन 1, इथेनॉल के अंदर नंबर ऑफ कार्बन 2। तो क्लियर हो गया, जैसे जैसे हमारा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा या हम बोलें जैसे जैसे कार्बन चेन इंक्रीज हुई बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, तो इन दोनों में किसका? इथेनॉल, या हम ऐसे बोल सकते हैं इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हायर होगा कंपेयर टू मीथेनॉल के। क्लियर? नेक्स्ट देखें। अब आपको ऐसा एग्जांपल भी मिल सकता है जिनके मॉलिक्यूलर वेट क्या देगा? वो समान, इक्वल। अगर मॉलिक्यूलर वेट इक्वल मिले तब आप मॉलिक्यूलर वेट से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उस स्थिति में हम ये कह सकते हैं जिनके मॉलिक्यूलर वेट सेम होंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे, वो एल्कोहल एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं। या हम ऐसे बोले आइसोमेरिक जो एल्कोहल होगा उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इस ऑर्डर से हम देखेंगे। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी एल्कोहल, उससे कम सेकेंडरी अल्कोहल, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा टर्सरी अल्कोहल। लेकिन ये कंडीशन कब? याद रखना है, ये कंडीशन कब अप्लाई करेंगे? जब आपका मॉलिक्यूलर वेट कैसा मिलेगा? सेम। अगर मॉलिक्यूलर वेट डिफर है तो आप पहले मॉलिक्यूलर वेट को देखेंगे। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, उस एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट भी मैक्सिमम होगा, हायर होगा देन कंपेयर टू लो मॉलिक्यूलर वेट वाले एल्कोहल से। लेकिन आपको लगा कि मॉलिक्यूलर वेट कैसा आ गया समान, और वो कब पॉसिबल होगा? जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम होगा तो एल्कोहल एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आइसोमर। आप पढ़ के आए ना आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जो होती है वो क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम डिफर करते हैं, आइसोमर कहलाते हैं। और ऐसे एल्कोहल हमने क्या कहा? आइसोमेरिक एल्कोहल। उस कंडीशन में प्राइमरी एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा सेकेंडरी एल्कोहल से, और सेकेंडरी एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा टर्सरी एल्कोहल से।
आपको कोई एग्जाम्पल ऐसा मिले जिसमें अलग अलग टाइप के अल्कोहल दिए हो और अल्कोहल के मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा दिया गया हो समान। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा CH3 CH2 CH2 CH2OH और दूसरा एग्जांपल ये लिखा CH3 CH CH3OH। तो याद रखना ऊपर वाला एग्जांपल 1 डिग्री अल्कोहल है, नीचे वाला एग्जांपल 2 डिग्री अल्कोहल है, लेकिन आंसर अब इस कंडीशन से नहीं देना क्योंकि दोनों ही एग्जांपलों के मॉलिक्यूलर वेट समान है क्या? नहीं। चेक करो ऊपर वाले में नंबर ऑफ कार्बन कितना है भाई? नंबर ऑफ कार्बन 4 है। नीचे वाले में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3। नंबर ऑफ कार्बन 4, नंबर ऑफ कार्बन 3, किसका मॉलिक्यूलर वेट अधिक होगा? जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 4 है। इसका मतलब जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, हम पढ़ के आ रहे हैं, जिसका मॉलिक्यूलर वेट अधिक है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक होगा। तो ये गलती नहीं करनी है कि हम इस फॉर्मूले में डायरेक्ट एग्जांपल देखा कि 1 डिग्री का ज्यादा, उससे कम 2 डिग्री और उससे कम 3 डिग्री। ठीक है, आपको ये नियम कब अप्लाई करना है? जब फर्स्ट रूल आपका क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। यानी आपको मॉलिक्यूलर वेट कैसे मिले? इक्वल, तो ही ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं इधर एग्जांपल देखा ब्यूटेन 1 ऑल 1 डिग्री, इधर एग्जांपल देखा प्रोपेन 2 ऑल 2 डिग्री और 1 डिग्री का हमने हायर मान लिया और 2 डिग्री का कम। नहीं, गलत, क्योंकि ये दोनों ही एग्जांपल डिफर मॉलिक्यूलर वेट वाले हैं, इसलिए ऊपर वाले का मॉलिक्यूलर वेट अधिक तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा, क्योंकि ऊपर वाले के क्या होगा? ऊपर वाला जो एग्जांपल है उसमें वॉन्डर वॉल फोर्स अधिक होगा और उस फोर्स को ब्रेक करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा। लेकिन अगर इसी के साथ इस फर्स्ट एग्जांपल के साथ ये ना आके सेकंड एग्जांपल ये आता CH3 CH2 CH CH3OH, नंबर ऑफ कार्बन देखो 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 और एल्कोहल कैसा है? 2 डिग्री। ऊपर वाले में नंबर ऑफ कार्बन कितने भाई? ऊपर वाले में भी नंबर ऑफ कार्बन 4, लेकिन एग्जांपल कैसा है? 1 डिग्री। नीचे वाले में नंबर ऑफ कार्बन 4 और एग्जांपल कैसा है? 2 डिग्री। हमने बीच वाला एग्जांपल छोड़ दिया। अब अगर हम फर्स्ट और सेकंड को इसको कंपेयर करें तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम है तो मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा? सेम होगा। और मॉलिक्यूलर वेट अगर सेम होगा तो क्या होगा? आप कंडीशन देखेंगे 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। लेकिन ध्यान रखना ये जो शराब जो है ना, बियर जो है या कोई भी शराब है, इसके अंदर जो अल्कोहल यूज होता है वो जनरली एथेनॉल यूज होता है और वो कैसा? 1 डिग्री है। शराब के अंदर जो अल्कोहल है ना वो कैसा है? 1 डिग्री प्राइमरी, सेकेंडरी अल्कोहल नहीं है। क्लियर? तो कई बार बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि जो शराब आ रही है उसमें हम कौन सा अल्कोहल यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम एथेनॉल यूज कर रहे हैं। फिलहाल कोई बात नहीं, हम उस चर्चा को अलग करते हैं। इधर आए वापस, हम बात कर रहे हैं ऊपर वाला एग्जांपल 1 डिग्री, नीचे वाला एग्जांपल 2 डिग्री, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। अब 1 डिग्री अल्कोहल बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन 2 डिग्री अल्कोहल ग्रेटर देन 3 डिग्री अल्कोहल होगा। तो याद रखना यहां से क्वेश्चन आता है, ऑर्डर वाले क्वेश्चन आते हैं, वो आपको कोई एग्जांपल्स देता है जिसको डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में आपसे क्या कराएगा? व्यवस्थित करवाएगा। नेक्स्ट देखो, अगर आपको लगे कि आपको एग्जांपल मिले जिसके नंबर ऑफ चेंज थे वो डिफर थे, जिस एग्जांपल में साइड चेनों की संख्या अलग हैं, वहां याद रखेंगे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन ब्रांच चेन। किसी एल्कोहल के अंदर नंबर ऑफ साइड चेन जितनी इंक्रीज होती जाएंगी उस एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होता जाएगा। तो आप क्या कह सकते हैं? बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन नंबर ऑफ साइड चेन, यानी साइड चेनों की संख्या बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज मच हायर देन करस्पॉन्डिंग ईथर हाइड्रोकार्बन एल्केन, ईथर हाइड्रोकार्बन एल्केन या हेलो एल्केन भी दे सकता है, ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां से क्वेश्चन आता है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट को लेकर। यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है एल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट हम ऐसे बोल सकते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज हायर देन करस्पॉन्डिंग ईथर हाइड्रोकार्बन एल्केन हेलो एल्केन। रीजन आपसे पूछ ले
तो रीजन में आपको पता होना चाहिए ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है कौन सी? इंटरमॉलिक्यूलर। पढ़ के आ रहे हैं आप? इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर टू टाइप से बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हमसे वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एल्कोहल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ईथर से हायर होता है। वाई? वो क्वेश्चन दे दे आपको, वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल हायर देन डाइमिथाइल ईथर, या वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्यूटेन वनॉल देन एन ब्यूटेन। अब एग्जाम्पल वो कुछ भी दे सकता है। आप किसी भी एल्कोहल को किसी भी ईथर के साथ कंपेयर करा सकता है, किसी भी एल्कोहल को किसी भी हाइड्रोकार्बन से कंपेयर करा सकता है। याद रखना है, जब भी एल्कोहल और ईथर के बॉइलिंग पॉइंट की बात करेगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा? एल्कोहल्स का। या ईथर की जगह वो किसकी चर्चा करे आपसे? हाइड्रोकार्बन एल्केन, तब भी बॉइलिंग पॉइंट किसका अधिक होगा? एल्कोहल का होगा। कारण रीजन सब में एक ही रहेगा, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि एल्कोहल के अंदर अलग अलग अणुओं के बीच इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एसोसिएशन जो होगा उसे ब्रेक करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। इसीलिए एल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो हायर होते हैं देन हाइड्रोकार्बन ईथर या हाइड्रोकार्बन एल्केन या ईथर। आपने देखा किस तरीके से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। हमने एल्कोहल्स का एक मोल लिया ROH, दूसरा मॉलिक्यूल ROH, तीसरा और मॉलिक्यूल ROH। कहां होगी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? आपको याद है, जब हाइड्रोजन परमाणु अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आएगा तो एक के साथ कौन सी बॉन्डिंग? कोवेलेंट बॉन्डिंग। दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग होने वाली है ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। कौन सी बॉन्डिंग है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही हम ये कह सकते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट हैं एल्कोहल के वो हायर होते हैं किससे? ईथर से। यहां से वो कोई भी एग्जांपल लेके क्वेश्चन पूछ लेता है, वो पर्टिकुलर एल्कोहल का नाम देगा, पर्टिकुलर ईथर का नाम देगा, रीजन आपको क्या दे के आना है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो ऐसे पूछ लेता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल हायर देन हाइड्रोकार्बन एल्केन, ऐसे पूछ लेता है। दोनों में रीजन क्या आएगा? दोनों में रीजन क्या आएगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है, इसीलिए एल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट हायर होते हैं कंपेयर टू ईथर एंड हाइड्रोकार्बन एल्केन। अब वो एग्जांपल कोई भी ले सकता है। अब देखो वो ये भी कह रहा है कि हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है ना वो किस में प्रेजेंट नहीं है? हाइड्रोकार्बन एल्केन में भी नहीं है और ईथर में भी नहीं है। वापस से देखो एक बार, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज मच हायर देन corresponding ether hydrocarbon alkane due to intermolecular hydrogen bonding, while no hydrogen bonding is present in hydrocarbon alkane and ether. ईथर और हाइड्रोकार्बन एल्केन में इस टाइप की कोई बॉन्डिंग नहीं पाई जाती, इसीलिए एल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? एल्केन और ईथर से हायर होते हैं। ये तो था बॉइलिंग पॉइंट को लेकर। देन हम सॉल्युबिलिटी की बात करें। फर्स्ट थ्री मेंबर ऑफ एल्कोहल हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अगर हमारा सॉल्युबिलिटी को लेकर क्वेश्चन आएगा तो भी रीजन क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रीजन हमने लिखा ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्कोहल के जो फर्स्ट थ्री मेंबर्स हैं वो हाईली सॉल्युबल होते हैं, बहुत ज्यादा घुलने वाले। किसके अंदर? वाटर के अंदर। क्यों? क्योंकि एल्कोहल जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। क्योंकि आप जानते हैं सॉल्युबिलिटी दो कंसेप्टों से हम पढ़ रहे हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक, समान समान को घोलता है। घुलने वाला पोलर, घोलने वाला पोलर सॉल्युबल हो जाएगा, घुलने वाला नॉन पोलर, घोलने वाला नॉन पोलर सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर दोनों की नेचर डिफर, सॉल्युबल नहीं होगा, पहला कंसेप्ट तो। और दूसरा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, वो इजीली वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं। तो याद रखना है, पहला क्वेश्चन तो यही होता है, एल्कोहल इज वाटर सॉल्युबल, वाई, क्यों? तो आप बता देंगे ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किस तरीके से होती है इसकी जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देख लो। आपने एक मोल लिया एल्कोहल ROH, दूसरा मॉलिक्यूल लिया वाटर HOH, फिर मॉलिक्यूल लिया एल्कोहल ROH, फिर लिया HOH। क्लियर? कहां होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पता लग गया। ये H इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इसके साथ और ये इसके साथ। कितने भी मॉलिक्यूल्स लेके जोड़ सकते हैं। कौन सी बॉन्डिंग हो रही है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, इस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही एल्कोहल वाटर सॉल्युबल होते हैं। यही कारण होता है कि जो शराब के जो ठेके होते हैं उसमें आग लग जाए, दारू की जो दुकान है उसमें अगर आग लग जाए ना, तो उसको आप पानी से बुझा सकते हो, लेकिन पेट्रोल पंप पर लगने वाली आग को हम पानी से या वाटर से नहीं बुझा पाते। क्यों? क्योंकि दारू के अंदर का जो है वो कौन है? एल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और वो एल्कोहल क्या करेगा? उस पानी के साथ क्या बनाएगा? वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, यानी वाटर जो होगा उस एल्कोहल के साथ कनेक्ट हो जाएगा, इसलिए जलती हुई आग क्या होगी? बुझ जाएगी। तो याद रखना है, द फर्स्ट थ्री मेंबर ऑफ एल्कोहल आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब वो एल्कोहल की जगह कोई पर्टिकुलर एग्जांपल आपको दे सकता है, जैसे आपसे बोल दे मेथेनॉल इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, वाई? तो आप बता देंगे मेथेनॉल इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। तो हम ऐसे कह सकते हैं, वो जो एग्जांपल देगा वही एग्जांपल आपको ले लेना है बॉन्डिंग में। मेथेनॉल की बात कर रहा है तो मेथेनॉल लो, CH3OH, दूसरा मॉलिक्यूल वाटर का लिया HOH, फिर मेथेनॉल CH3OH, फिर HOH। रटना नहीं है साहब, 4 मोर लेने या 3 लेने या 2 लेने, आपकी चॉइस है, कितने भी मॉलिक्यूल्स लेके आप जोड़ सकते हो। आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराएंगे, ये लो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाम लिखना चाहें तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये मीथेनॉल वाटर सॉल्युबल हो जाता है। अब जरूरी नहीं है कि वो मीथेनॉल की बात करेगा, वो इथेनॉल आपको दे दे, इथेनॉल को बात करें कि इथेनॉल वाटर सॉल्युबल होता है क्यों, तो आप मीथेनॉल की जगह, मिथाइल की जगह कौन सा ग्रुप यूज करेंगे? इथाइल ग्रुप यूज कर लेंगे। यहां ये लो, आप मिथाइल की जगह क्या यूज कर सकते हैं? इथाइल यूज कर सकते हैं। वो प्रोपाइल एल्कोहल की बात करें, पर्टिकुलर जो एग्जांपल वो देगा उसी एग्जांपल के साथ वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको बना के दिखाना है। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही था कि एल्कोहल वाटर सॉल्युबल होते हैं क्यों, तो वो आपको पता होना चाहिए। एल्कोहल वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी कौन सी होती है? इंटरमॉलिक्यूलर, क्योंकि अलग अलग मॉलिक्यूल्स में हो रही है ना। अगर सेम मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती तो इंट्रा, अलग अलग मॉलिक्यूल्स, एक एल्कोहल दूसरा वाटर, फिर एल्कोहल फिर वाटर, इसलिए क्या कहला रही है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसीलिए इजीली वाटर सॉल्युबल होंगे। याद रखें, अगर वो बात करें एग्जाम्पल में एल्कोहल के अलग अलग टाइप्स के एग्जाम्पल वो आपको दे, तो याद रखना है जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, या जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन चेन जो होगी, कार्बन चेन के अंदर जो कार्बन एटम की संख्या होगी वो बढ़ेगी, वैसे वैसे एल्कोहलों की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने पर सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल डिक्रीज। आप देखिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल डिक्रीजेस विद इंक्रीज मॉलिक्यूलर मास और कार्बन चेन। दोनों में से किसी एक बात को लिख लें। आपने कहा कि ये कार्बन चेन इंक्रीज हो या मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो, तो सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। याद रखना है। क्लियर? आपको अलग अलग एग्जाम्पल दे सकता है वो, जैसे मैंने कहा 3 एग्जाम्पल, कोई हमने एग्जाम्पल लिखा CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH। ठीक है भाई, 3 एग्जाम्पल।
और वो आप सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर आपसे पूछ ले, क्लियर, किसकी वाटर सॉल्युबिलिटी देखोगे। तो देखो ऊपर वाला एग्जांपल जो है एल्कोहल का, उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने 3, सेकंड वाले एग्जांपल में जो नंबर ऑफ कार्बन है वो कितने 2, और थर्ड वाले एग्जांपल में जो नंबर ऑफ कार्बन है वो कितने हैं 4। यानी आपको जो एग्जांपल दिया है उसमें हम ये कह सकते हैं कि कार्बन चेन डिफरेंट है, या ऐसे बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट भी अलग अलग है। और जब जब कार्बन चेन बढ़ेगी, जब जब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। क्लियर, आप नंबर डाल के देखो। मैंने कहा ये फर्स्ट एग्जांपल, ये सेकंड एग्जांपल और ये थर्ड एग्जांपल, हमें तीनों की सॉल्युबिलिटी देखनी है। नंबर ऑफ कार्बन काउंट किए 3, नंबर ऑफ कार्बन 2, नंबर ऑफ कार्बन 4। बोलो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास किस एग्जांपल में है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने 4। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी कम। यही तो कह रहे हैं हम, solubility of alcohol decreases with increases molecular mass और कार्बन चेन। तो बताओ सबसे ज्यादा solubility किस एग्जांपल की होगी, जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है। बोले तो सेकंड, उससे कम फर्स्ट, और सबसे कम थर्ड। तो याद रखना यहां से ये ऑर्डर वाले क्वेश्चन वो आपसे पूछता है। लेकिन ये कंसेप्ट कब लागू होगा, जब वो मॉलिक्यूलर मास कैसा देगा, डिफर देगा। वो एग्जाम्पल ऐसे भी दे सकता है जिनके मॉलिक्यूलर मास क्या होंगे सेम। वो एग्जाम्पल ऐसे दे सकता है जिसकी पेरेंट कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन भी क्या होंगे सेम। अगर ऐसा मिले तो याद रखेंगे उस कंडीशन में जो सॉल्युबिलिटी होगी वो इस ऑर्डर से हम निकालते हैं। सबसे ज्यादा सॉल्युबल जो होता है वो 3 डिग्री एल्कोहल होता है, और सबसे कम जो सॉल्युबल होता है वो कौन होता है, 1 डिग्री। याद रखना बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी एक दूसरे से अपोजिट चल रही है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसे ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है, और जो आसानी से ब्रेक नहीं हो रहा वो आसानी से घुलेगा नहीं। इसका मतलब याद रखेंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम। याद करो अभी बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा था, आइसोमेरिक एल्कोहलों में 1 डिग्री का, लेकिन सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है, 3 डिग्री की। ये कंसेप्ट कब लागू करेंगे, जब एल्कोहल एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोमर, या हम ऐसे बोल सकते हैं आइसोमेरिक एल्कोहल्स के अंदर सॉल्युबिलिटी का जो ऑर्डर होगा, टर्सरी एल्कोहल ग्रेटर देन सेकेंडरी एल्कोहल ग्रेटर देन प्राइमरी एल्कोहल, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। एक बात, कई बार वो क्या करता है, ऐसा एग्जांपल्स देता है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम दिखाई देंगे हमें, ठीक, लेकिन उसमें नंबर ऑफ OH ग्रुप कैसे कर देगा, डिफर। याद रखना एल्कोहल की सॉल्युबिलिटी जो है वो किस ग्रुप की वजह से हो रही है, OH की वजह से हो रही है, क्योंकि यही OH ग्रुप जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या बना रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भाई इस ग्रुप का तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कोई योगदान है ही नहीं। तो याद रखना कार्बन एटम अगर वो किसी चेन में सेम दे, लेकिन नंबर ऑफ OH ग्रुप कैसे आ जाए, डिफर, तो सॉल्युबिलिटी इस कंसेप्ट से निकालेंगे, इससे। और ये कंसेप्ट क्या कहता है, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ OH ग्रुप। किसी एग्जांपल में नंबर ऑफ OH ग्रुप जितने ज्यादा होंगे उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी अधिक होगी। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है सीबीएसई ने, क्वेश्चन आता है कि solubility of glucose higher than compared to cyclohexanol। क्वेश्चन समझ में आया, solubility of glucose higher than cyclohexanol। अब देखो साइक्लोहेक्सेनॉल में नंबर ऑफ कार्बन कितने 6, और ग्लूकोज के अंदर भी नंबर ऑफ कार्बन कितने 6। भाई ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो क्या है बोलो, C6H12O6। नंबर ऑफ कार्बन कितने 6, और साइक्लोहेक्सेनॉल में नंबर ऑफ कार्बन कितने 6। लेकिन याद करें साइक्लोहेक्सेनॉल में नंबर ऑफ OH कितना है, ओनली 1, और ग्लूकोज में नंबर ऑफ OH ग्रुप कितने 5, क्योंकि ग्लूकोज में मेन फंक्शनल ग्रुप तो कौन है, एल्डिहाइड, बाकी के जो ग्रुप है वो कौन है, एल्कोहल। तो नंबर ऑफ OH ग्रुप ग्लूकोज में कितने 5, और जिसमें नंबर ऑफ OH ग्रुप ज्यादा होंगे उसकी सॉल्युबिलिटी अधिक होगी। क्लियर।
तो सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड 3-4 तरीके से क्वेश्चन बनता है, किसी भी स्टैंडर्ड पर आप चलेंगे तो। सबसे पहला क्वेश्चन, एल्कोहल वाटर सॉल्युबल होते हैं ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा क्वेश्चन, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। तीसरा क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर मास कैसे दे सकता है, सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे दे सकता है, सेम। और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिनके सेम होते हैं वो एल्कोहल क्या होते हैं, एक दूसरे के आइसोमर। बोले तो एल्कोहल क्या कहलाएंगे, आइसोमेरिक एल्कोहल। इन केस ऑफ आइसोमेरिक एल्कोहल सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, टर्सरी एल्कोहल ग्रेटर देन सेकेंडरी एल्कोहल ग्रेटर देन प्राइमरी एल्कोहल। लेकिन याद रखना है कि ये ऑर्डर कब लगाना है, जब एल्कोहल आइसोमेरिक होंगे। ऐसा नहीं एग्जाम्पल देखा और शुरू हो गए 3 डिग्री का ज्यादा, 2 डिग्री का कम और 1 डिग्री का कम। ये कब देखना है, जब मॉलिक्यूलर मास सेम मिलेंगे। अगर मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट हैं तो जिसका मॉलिक्यूलर मास अधिक होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। क्लियर। नेक्स्ट देखो, एल्कोहलों की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्यों है वाटर के अंदर, एल्कोहल है बहुत हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट। एल्कोहल के अंदर दो तरीके के पार्ट हैं, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट है, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट है। अब हम ये कह सकते हैं विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मास, हम बार बार एक बात बोल रहे हैं कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों, रीजन पूछ ले। आप एक चीज देखो, मैंने एक एग्जांपल लिखा CH3 CH2 CH2OH और दूसरा एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CH2OH। आप देखो फर्स्ट एग्जांपल और सेकंड एग्जांपल में अगर हमें बात करनी है कि किसमें सॉल्युबिलिटी अधिक है, वाटर सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, तो आप ऊपर वाले एग्जांपल में जब काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन कितने 3 और नीचे वाले में नंबर ऑफ कार्बन कितने बोलो 4। इसका मतलब नीचे वाले का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ज्यादा, और ऊपर वाले का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, कम। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी कम है वाटर में, और जिसका मॉलिक्यूलर मास कम है उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। तो इन दोनों में ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी है, ऊपर वाले की बोले तो प्रोपेन वनोल की कंपेयर टू ब्यूटेन वनोल के। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, क्लियर। क्योंकि आप ये देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो इन दोनों का ये वाला जो पार्ट है ना ये तो सेम है, ये OH और ये OH, केवल दोनों में जो चेंजेस हैं वो केवल हाइड्रोकार्बन रेडिकल वाले पार्ट में है। इसमें हाइड्रोकार्बन रेडिकल जो है 3 कार्बन का और इसमें हाइड्रोकार्बन रेडिकल 4 कार्बन का। तो याद रखें किसी भी एल्कोहल का जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है ना, ये इसका कौन सा पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है, जो सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करता है। जैसे जैसे ये हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा, यानी सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड कर रही है, हाइड्रोफिलिक पार्ट पर, OH ग्रुप पर। ये यहां से तोड़ के अलग कर लो, ये वाला पार्ट, क्योंकि यही वाटर के साथ क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। अब आपने क्या किया, ये ग्रुप तो दोनों में सेम है, लेकिन कौन सा ग्रुप इंक्रीज हुआ, हाइड्रोकार्बन रेडिकल। और हाइड्रोकार्बन रेडिकल कौन सा वाला पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट। जैसे जैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। याद रखना अगर हाइड्रोफोबिक के साथ साथ नंबर ऑफ OH ग्रुप जब बढ़ते चले जाएंगे तो उसका हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट भी बढ़ेगा, क्लियर, और सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी उस समय इंक्रीज होगी। तो एक बार क्लियर कर लें, हाइड्रो जो फिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है ना, एल्कोहल है बहुत हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट विद द इंक्रीजिंग ऑफ मॉलिक्यूलर मास। जब जब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है या मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है किसी भी एल्कोहल का, तो उसके कौन से पार्ट में वृद्धि हो रही है, हाइड्रोफोबिक पार्ट में, और हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ एल्कोहल विल आल्सो इंक्रीज, और दिस पार्ट रिड्यूस देयर वाटर सॉल्युबिलिटी। और यही पार्ट इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, इसीलिए सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम होती है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं एक क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट को लेकर आपको मैं लेके आया हूं, निकाल लेंगे आराम से। एक बार देखो क्वेश्चन को पढ़ो, पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन, निकालो फटाफट। गिव डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको कुछ कंपाउंड्स दिए और कंपाउंड्स को 4 एग्जांपल्स दिए, इनको वो आपसे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी BP के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखवाना चाहता है। सबसे पहले तो ये कंफर्म कर लो जिस ऑर्डर में पूछेगा उसी में लिखना है।
अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछेगा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे, अगर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछेगा तो डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख के चलेंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब समझ में आ रहा है, घटता हुआ क्रम। घटता हुआ क्रम कैसे होगा, मैक्सिमम से मिनिमम की ओर चलना है, यानी जिस एग्जाम्पल का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है उसको पहले लिखना है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है उसको लास्ट में लिखना है। क्लियर। अब इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले आप इस एग्जाम्पल की स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए, जो जो उसने एग्जाम्पल दिए। जैसे पहला एग्जाम्पल वो क्या कह रहा है, प्रोपेन वन ऑल। मैं इसकी स्ट्रक्चर यहां बना देता हूं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला CH3CH2CH2OH। ये प्रोपेन वन ऑल है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3। क्लियर है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल वो क्या कह रहा है, ब्यूटेन वन ऑल। तो ब्यूटेन वन ऑल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना लेते हैं, CH3CH2CH2CH2OH। ये ब्यूटेन वन ऑल हो गया, काउंटिंग कर दें 1 2 3 4। थर्ड एग्जाम्पल क्या कह रहा है, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, CH3CCH3OH CH3। ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, 1 2 3। और लास्ट एग्जाम्पल है प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल, ये लो भाई प्रोपेन, सॉरी वन ऑल दोबारा से बनने वाला था, इसको रोको भाई, यहां से तो ये ग्रुप हटा दो और ये भी हटा दो, दोबारा से लिख देंगे। लो देखें आप, यहां आएगा CH, ये CH3 और ये OH, ये आपकी मेन चेन हुई, नंबरिंग हो गई 1 2 3। ये हो गया प्रोपेन टू ऑल। मैंने नाम डाल दिया, दोबारा से नंबरिंग कर दी। ये पहला एग्जाम्पल था, ये दूसरा एग्जाम्पल, ये तीसरा एग्जाम्पल और ये चौथा एग्जाम्पल। जो क्वेश्चन आपको दिया है उन दिए गए क्वेश्चन के हमने स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना लिए। याद करें, जब भी बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो आपका पहला कंसेप्ट क्या आएगा, नियम से चलेंगे, याद रखना। जिसने भी नियम तोड़ा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नियम क्या था बॉइलिंग पॉइंट का, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि वान डर वाल फोर्स इंक्रीज हो रहा है। तो पहले तो ये कंफर्म करो कि जो पहला एग्जांपल है उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने, 3। सेकंड जो एग्जांपल है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने, 4। थर्ड एग्जांपल में नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 और फोर्थ एग्जांपल में नंबर ऑफ कार्बन 3। तो एक चीज तो ये कंफर्म कर लें कि जो एग्जाम्पल दिए हैं उनके मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट सेम नहीं है, डिफर भी है और सेम भी है। देखो, पहले का और चौथे का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, सेम होगा, और दूसरे का और तीसरे का भी मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, सेम होगा। लेकिन दूसरे और तीसरे का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है कंपेयर टू पहले और चौथे से। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई, आपको समझ में आ गई कि जो पहला और चौथा है ना, इसका मॉलिक्यूलर मास कम है, मॉलिक्यूलर वेट कम है ना, तो इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से कम होगा। ये तो कंफर्म हो गया, यानी फर्स्ट और फोर्थ का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा कंपेयर टू सेकंड और थर्ड के। और हमें ऑर्डर कहां से लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग यानी घटता क्रम, मैक्सिमम से मिनिमम। तो ये तो मिनिमम में जाएंगे फर्स्ट और फोर्थ। तो अब फर्स्ट और फोर्थ में किसका कम होगा किसका ज्यादा वो देखेंगे अभी, लेकिन ये कंफर्म हो गया कि जो मैक्सिमम में आएगा वो या तो सेकंड आएगा या थर्ड आएगा। अब सेकंड और थर्ड जब हम देखते हैं तो दोनों का मॉलिक्यूलर मास कैसा है, सेम। तो दोनों कैसे एल्कोहल हैं, एक दूसरे के ईच अदर आइसोमर, आइसोमेरिक एल्कोहल हैं। और आइसोमेरिक एल्कोहल का कंसेप्ट क्या कहता है, बॉइलिंग पॉइंट के लिए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री एल्कोहल का, उससे कम 2 डिग्री का और उससे कम 3 डिग्री का। लेकिन ये कंसेप्ट कब लगा रहे हैं हम, जब एल्कोहल एक दूसरे के कौन हो, आइसोमर। हम यहां क्यों पहुंचे, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। लेकिन सेकंड और थर्ड में से किसका ज्यादा होगा, जो 1 डिग्री होगा उसका ज्यादा होगा 2 डिग्री से, और जो 2 डिग्री होगा उसका ज्यादा होगा 3 डिग्री से। क्लियर। तो बोलो सेकंड एग्जांपल तो कैसा है, 1 डिग्री, क्योंकि इसमें 1 डिग्री कार्बन से OH जुड़ रहा है, आपका ग्रुप आ गया। अगर आपने लास्ट क्लास को ध्यान से देखा है तो कौन सा, CH2H। और थर्ड एग्जांपल कैसा है आपका, 3 डिग्री। कैसा है बोलो, 3 डिग्री।
अब बताओ 3 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है या 1 डिग्री का ज्यादा है? 1 डिग्री का ज्यादा है। तो सेकंड और थर्ड में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? सेकंड का। यानी इन चारों एग्जांपलों में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? सेकंड का। मैं एक बार इसको यहां ले आता हूं, देखो CH3 CH2 CH2 OH, नाम था इसका ब्यूटेन 1 ऑल। सबसे ज्यादा। उससे कम अभी पता लग गया आपको, उससे कम किसका है? थर्ड का। थर्ड बोले तो कौन है? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। इससे कम किसका है? CH3C CH3 CH3OH, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। इससे कम किसका है? अब वापस आ जाओ वहीं, इन दोनों का तो हमने लिख दिया। सबसे कम था पहले और चौथे का। पहले और चौथे दोनों एक दूसरे के कौन है? आइसोमर। दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इन आइसोमरों में किसका ज्यादा होता है? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। बोलो पहला एग्जाम्पल तो कैसा है? 1 डिग्री। और चौथा एग्जाम्पल कैसा है? 2 डिग्री। तो बोलो 1 डिग्री का ज्यादा होगा या 2 डिग्री का? 1 डिग्री का ज्यादा होगा। तो यानी पहले और चौथे में किसका ज्यादा है? पहले का। और सबसे कम किसका हो जाएगा? चौथे का। तो क्या आएगा? इससे कम जो आएगा वो प्रोपेन 1 ऑल, और सबसे कम जो आएगा वो प्रोपेन 2 ऑल। क्या नाम है? प्रोपेन 2 ऑल और प्रोपेन 1 ऑल। बोले तो यहां से अगर हम स्ट्रक्चर ना लिखें तो डायरेक्ट लिखना चाहें तो सबसे ज्यादा सेकंड, उससे कम थर्ड, उससे कम फर्स्ट और सबसे कम फोर्थ। क्या ऑर्डर होगा? देखो दोबारा से, सेकंड ग्रेटर देन थर्ड, ग्रेटर देन फर्स्ट और ग्रेटर देन फोर्थ। सबसे कम फोर्थ का, सबसे ज्यादा फर्स्ट का। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा किसका? बॉइलिंग पॉइंट का। क्लियर? अगर यही क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी को लेकर आया होता तो जस्ट क्या हो जाता? अपोजिट हो जाता, क्योंकि सॉल्युबिलिटी जो होगी वो बॉइलिंग पॉइंट के जस्ट अपोजिट चलेगी। क्लियर? तो वो आप निकाल लेंगे सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट, जो भी वो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। नेक्स्ट जो है इस चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल्स हम स्टार्ट करेंगे। तो याद रखना, फिजिकल प्रॉपर्टी से जो मेन क्वेश्चन जो बनता है वो या तो बॉइलिंग पॉइंट को लेकर बनेगा या सॉल्युबिलिटी को लेकर बनेगा। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज को कई टाइप से हमने डिवाइड किया हुआ है अलग अलग पार्ट में, तो हम इन प्रॉपर्टियों को अलग अलग पार्ट में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं और वो पढ़ेंगे ए पॉइंट, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। यानी एल्कोहल की उन रिएक्शनों को पहले पढ़ेंगे जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, टूटेगा। कार्बन कौन है? एल्किल ग्रुप कार्बन होगा, ये ऑक्सीजन होगा। इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक जिन रिएक्शनों में हम करने वाले हैं, हम इस ए पॉइंट में उन्हीं केमिकल प्रॉपर्टियों को पढ़ने वाले हैं। क्लियर? एल्कोहल में सबसे पहले हम कौन सी प्रॉपर्टी को हम स्टार्ट कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। यानी जिन रिएक्शनों के दौरान कौन सा बॉन्ड टूटेगा? कार्बन ऑक्सीजन के बीच का हम बॉन्ड क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जो रिएक्शन है विद PCl5। देखो PCl5 के बारे में आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। PCl5 उन यौगिकों से क्रिया करता है जिन यौगिकों में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। और इसका एक बड़ा सीधा सा एक कंसेप्ट बना लो, एक PCl5 उन यौगिकों से क्रिया करेगा जिन यौगिकों में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन वाले ग्रुप को रिप्लेस करके उसकी जगह पर क्या देगा? क्लोरीन एटम देगा, Cl। ऑक्सीजन वाले ग्रुप को हटाएगा, Cl उसकी जगह जुड़ेगा। देखो कैसे, हमने एक एग्जांपल लिखा, अगर हम फंक्शन लिखें तो डायरेक्ट ऐसे कह सकते हैं, ये एल्कोहल अगर वो रिएक्ट कर रहा है उसको किससे? PCl5 से, तो फंक्शन ये कहता है कि OH ग्रुप जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन से, और क्या बनने वाला है? RCl। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, अभी रिएक्शन अभी करेंगे, देख लो एक बार। ये कौन था भाई? एल्कोहल। ये कौन है? एल्किल क्लोराइड। ओके, रिएक्शन कैसे होती है वो देखो। आपने देखा कि एग्जांपल हमें मिला, कोई भी एल्कोहल
हमने एक एल्कोहल लिखा CH3OH, एल्कोहल का नाम है मीथेनॉल, क्षमता मीथेनॉल, रिएक्ट विद PCl5। अब आपको पता है PCl5 की स्ट्रक्चर, PCl5 के अंदर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, स्ट्रक्चर आपको पता है 5 सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं। स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, लेकिन हम रिएक्शन को डायरेक्ट लिखेंगे, इसलिए स्ट्रक्चर में आपको दिखा रहा हूं। हम PCl5 की स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं, ये PCl5 की स्ट्रक्चर है, आप देख लो, आपको दिख जाएगी, मैं देखूं ना देखूं स्ट्रक्चर आपको दिखती रहेगी। क्लियर? ये जो है फास्फोरस जो है वो 3 क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। हम यहां डायरेक्ट स्ट्रक्चर नहीं बना के सीधा लिखूंगा, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ये PCl3 और ये मैंने लिख दिया एक Cl इधर और एक Cl इधर। ये कहीं ये ना समझ लें कि P डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड से 3 Cl से जुड़ेगा, नहीं, ये तीनों Cl इस P के साथ 3 सिंगल बॉन्डों से जुड़े हुए हैं। अब देखना ग्रुप क्या बाहर निकलेगा, यहां से हम क्या करेंगे, यहां से ऑक्सीजन, यहां से ये ग्रुप पूरा बाहर निकालेंगे ये, और क्या बाहर निकलेगा, ये पूरा ग्रुप बाहर निकला POCl3। POCl3 का नाम पता है आपको, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। ये बचा हुआ H यहां से Cl को लेकर बाहर निकल जाएगा, किस फॉर्म में, HCl। आपका जहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ वहां से जोड़ दो, CH3 पर कौन आके जुड़ेगा, Cl। क्या हुआ, जिस जगह पर OH था वहां कौन आ गया, Cl। इसलिए डायरेक्ट कंसेप्ट याद रखो, आज के बाद कहीं भी PCl5 मिले, ऐसा नहीं है कि इसी चैप्टर में और इसी क्लास में, कहीं भी PCl5 मिले और OH वाले ग्रुप से ही रिएक्शन कर रहा है, तो OH को रिप्लेस करके उसके स्थान पर क्या लगाएंगे, क्लोरीन एटम लगा देंगे और रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देखना क्या बनने वाला है, CH3 पर कौन आके जुड़ेगा, Cl, और प्रोडक्ट क्या बना, CH3Cl, और नाम हो गया मिथाइल क्लोराइड। क्लियर? तो हम ऐसे बोल सकते हैं, एल्कोहल रिएक्ट विद PCl5 टू फॉर्म एल्किल क्लोराइड। जरूरी थोड़ी सा मिथाइल क्लोराइड ही बनेगा, एग्जामिनर ने एथेनॉल दे दिया तो इथाइल क्लोराइड बनेगा, प्रोपेनॉल दे दिया तो प्रोपाइल क्लोराइड बनेगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल दे दिया तो आइसोप्रोपिल क्लोराइड बनेगा, लेकिन क्या फिक्स है, बनेगा तो क्लोराइड ही। तो क्या याद रखना है, जब भी एल्कोहलों को एल्किल क्लोराइड में कन्वर्ट करना पड़े, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा रटा हुआ कि PCl5 से रिएक्शन कराओ, नहीं, आपको पता होना चाहिए। ऑर्गेनिक के अंदर एप्लीकेशन पार्ट पूछा जाता है जनरली, तो आपको पता होना चाहिए हाउ डू यू कन्वर्ट एल्कोहल टू एल्किल क्लोराइड। आप एल्कोहल को एल्किल क्लोराइड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आप करेंगे एल्कोहल को PCl5 के साथ रिएक्ट करेंगे, POCl3HCl बाहर निकलेगा, और जो एल्कोहल आपने लिया वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्किल क्लोराइड में। एक एग्जांपल और देख लो जिनको कोई डाउट हो तो, CH3 CH2OH, एल्कोहल का नाम एथेनॉल, ठीक है, कोई दिक्कत? आप क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, PCl3, सॉरी PCl5, मैंने अलग अलग लिख दिया इसको ग्रुप को निकालने के लिए। यहां से कौन O, यहां से PCl3, क्या बाहर निकलेगा, POCl3, यहां से H, यहां से Cl, HCl बाहर, कौन आके जुड़ेगा, CH3CH2 पर कौन आके जुड़ेगा, Cl, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2Cl, और उत्पाद का नाम क्या होगा, इथाइल क्लोराइड। इथाइल मिथाइल प्रोपाइल नहीं रटना, कौन से हैलाइड बनेंगे, क्लोराइड। तो जब भी एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करना पड़े, एल्किल क्लोराइड में, तो आपके पास रिएजेंट आपके दिमाग में होना चाहिए, PCl5 से हम कर सकते हैं। क्लियर? तो एल्कोहल रिएक्ट विद PCl5 टू फॉर्म एल्किल क्लोराइड। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, विद PCl3, PCl3 भी एल्कोहल को डायरेक्ट कन्वर्ट करता है एल्किल क्लोराइड में, लेकिन PCl3 का एक फंक्शन है कि ये उन ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्रिया करता है जिनमें OH होता है, और ये OH को रिप्लेस करके ये भी क्या देता है उसकी जगह, क्लोरीन। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि PCl3 जिस कंपाउंड से भी रिएक्शन करेगा उसके ऑलवेज 3 मॉलिक्यूल्स काम में लेंगे, 3 मोल काम में लिए जाएंगे, 3 अणु। अगर हम एल्कोहल पढ़ रहे हैं तो PCl3 जिस एल्कोहल से क्रिया करेगा उसके कितने अणु काम में लेंगे, 3। कंसेप्ट वही रहेगा, एल्कोहल के OH को रिप्लेस करेगा Cl में। तो मैं इसका बेसिक कंसेप्ट अगर लिखूं,
आपका जो OH होगा किसी भी एग्जाम्पल का वो रिप्लेस होगा Cl में, किसके द्वारा? PCl3 के द्वारा। तो आपकी तो चॉइस बढ़ गई। जब भी एल्कोहल को एल्किल क्लोराइड में कन्वर्ट करना पड़े तो आपकी चॉइस चलेगी, आप PCl5 से कर सकते हैं, और किसी को PCl5 याद नहीं आ रहा तो वो किससे कर सकता है भाई? PCl3 से कर सकता है। याद इतना रखना है कि जो एग्जाम्पल लेंगे उसके कितने मोल काम में लेने? 3 मोल काम में लेने। जैसे आपने एग्जाम्पल लिखा कोई कॉमन ROH, ठीक है, रिएक्ट विद PCl3 दैट इज इक्वल टू, बोलो इस एल्कोहल के कितने मोल काम में लेंगे? 3। ये कौन है? कॉमन नाम लिख दिया एल्कोहल। क्या होगा यहां से? ये पूरा ग्रुप बाहर निकलेगा। देखो ये बताओ क्या बाहर निकला मेरे साथ? फास्फोरस कितना बाहर निकल रहा है? 1। हाइड्रोजन कितने बाहर निकलेंगे? 3। ऑक्सीजन कितने बाहर निकलेंगे? 3। तो आप ऐसे लिख सकते हैं POH का होल थ्राइस। ऐसे नहीं लिखें तो H3PO3, फास्फोरस हम लोग बाहर निकालेगा H3PO3। देखना कितने एल्किल ग्रुप बचे? 3। बैलेंसी फ्री बॉन्ड ब्रेक हो गया और 3 ही कौन बचे हुए हैं? Cl। तो क्या बनेंगे? 3 मोल RCl। R बोले तो एल्किल क्लोराइड। क्लियर? अब एग्जाम्पल कोई भी दे सकता है, वो आपको एग्जाम्पल नहीं रटना, हमें तो कंसेप्ट को पकड़ना है कि OH को रिप्लेस करके क्या देगा? Cl, PCl5। और कितने मोल बनेंगे? 3 मोल बनने वाले हैं। एक एग्जाम्पल देख लें, CH3CH2OH, एल्कोहल, इथेनॉल, रिएक्ट विद PCl3 दैट इज इक्वल टू, बोलो एल्कोहल के कितने मोल काम में आएंगे? 3। कौन सा ग्रुप बाहर निकलने वाला है? रटना, ये सब कुछ रिएक्शन से चलेगा अपने आप। रिएक्शन क्या बिल्कुल हलवा चल रहा है? क्या बनने वाला है? H3PO3। बोलना क्या बनेगा? क्या बना? 3 CH3 CH2 बैलेंसी फ्री, और 3 हमारे पास कौन बचे? Cl। बोलो प्रोडक्ट 3 मोल CH3 CH2 Cl, और प्रोडक्ट का नाम इथाइल क्लोराइड। चॉइस बढ़ गई। एल्कोहल को कन्वर्ट करना पड़े इथाइल क्लोराइड में। अब ऐसा नहीं है साहब 12th में करेंगे तभी होगा, आप किसी भी लेवल पर, किसी भी स्टैंडर्ड पर, जब जब OH को कन्वर्ट करना पड़े एल्किल क्लोराइड के अंदर एल्कोहल को, आप PCl5 से कर सकते हैं, आप PCl3 से कर सकते हैं। तो क्या बोलेंगे सीधा? एल्कोहल रिएक्ट विद PCl3 टू फॉर्म एल्किल क्लोराइड। क्लियर? कन्वर्जनों में काम आएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं इसकी, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, विद थायोनिल क्लोराइड SOCl2। इसको बोर्ड CBSE कई बार नेम रिएक्शन में पूछता है, डार्जन प्रोसेस। क्या कहता है? डार्जन प्रोसेस। एक्सप्लेन द डार्जन प्रोसेस। याद रखो, जब भी SOCl2 के साथ एल्कोहल की रिएक्शन होगी तो रिएक्शन किस नाम से जानी जाएगी? डार्जन प्रोसेस के नाम से। कंसेप्ट इसका भी वही है जो लास्ट की 2 रिएक्शन हमने देखी, एल्कोहल को एल्किल क्लोराइड में कन्वर्ट करता है ये भी। यानी इस रिएक्शन का कंसेप्ट भी यही है, जहां OH होगा उसको हटा के उसकी जगह पर क्लोरीन देगा कौन? SOCl2। अब आपकी चॉइस और बढ़ गई, एल्कोहल को जब भी एल्किल क्लोराइड में कन्वर्ट करना पड़े तो रटना नहीं है कि PCl5 से करेंगे, PCl3 से करेंगे, SOCl2 से भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी चलेगी। SOCl2 का नाम बोलो थायोनिल क्लोराइड। तो थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन देख लो कॉमन। हमने एक एग्जांपल लिखा एल्कोहल ROH, एल्कोहल रिएक्ट विद थायोनिल क्लोराइड में, थायोनिल क्लोराइड को ऐसे स्ट्रक्चर में लिख रहा हूं SOCl2। ये लो, ये है थायोनिल क्लोराइड। ठीक है? थायोनिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ प्रीडीन बेस, प्रीडीन बेस। क्लियर? प्रीडीन बेस की प्रेजेंस में, प्रीडीन का फॉर्मूला क्या याद है ना? ये लो, नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन पर प्रीडीन बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। कैसे होगी देखना ध्यान से। रिएक्शन बड़ा इजी है, यहां से SO, यहां से O, कौन सा ग्रुप निकला? SO2। क्या बाहर निकला? इधर लिख रहा हूं मैं, SO2 गैस बाहर निकली। दूसरा देखो, यहां बचा हुआ Cl, यहां बचा हुआ H, क्या बाहर निकला? प्लस HCl बाहर निकला। मैंने इसके नीचे लिख दिया, आगे जगह नहीं है। इधर क्या बचेगा? R।
इधर कौन आ गया, Cl, तो क्या बनने वाला है, RCl। R कौन है भाई, एल्किल, और Cl कौन है, क्लोराइड। तो दोबारा से एल्किल क्लोराइड बन गया। PCl5 से भी एल्किल क्लोराइड बना, PCl3 से भी एल्किल क्लोराइड बना, और SOCl2 से भी एल्किल क्लोराइड बना। जब जब एल्कोहल को एल्किल क्लोराइड में कन्वर्ट करवाए कोई भी क्वेश्चन, तो आप इन तीनों में से किसी भी रिएजेंट का यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल देख लो इसका। आपने लिखा CH3CH2OH, एल्कोहल, इथेनॉल, react with SOCl2, H double bond O, Cl, Cl single bond, in presence of pyridine, क्या करेंगे, यहां से O, यहां से SO, कौन सा ग्रुप बाहर निकला, SO2, यहां से Cl, और ये H, एसिड HCl बाहर, SO2 गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, HCl एसिड की फॉर्म में, क्या बनने वाला है, CH3CH2Cl। ये पहली रिएक्शन का प्रोडक्ट है, ये इधर देखो, और प्रोडक्ट बना CH3CH2Cl, और नाम क्या होगा, इथाइल क्लोराइड। कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, एल्कोहल react with thionyl chloride SOCl2 in presence of pyridine base to form alkyl chloride. This reaction is called Darjan process। इस नाम से याद रखना है, नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। डार्जन प्रोसेस क्या है, एक्सप्लेन डार्जन प्रोसेस। एल्कोहल रिएक्ट विद thionyl chloride in presence of pyridine base to form alkyl chloride. This reaction is called Darjan process। पहला क्वेश्चन। तो दूसरा, इस रिएक्शन को लेकर एक क्वेश्चन कई बार सीबीएसई बोर्ड पूछता रहा है कि जो डार्जन प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस एल्किल क्लोराइड बनाने का बेस्ट मेथड है। वाई, क्यों, वो रीजन पूछ लेता है। तो आपको याद रखना है, इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट तो बनता है एल्किल क्लोराइड, लेकिन बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बनते हैं, SO2 गैस और HCl एसिड। SO2 गैस होने के कारण उस पात्र से बाहर निकल जाएगा, और HCl कौन होगा, एसिड होगा, जिसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, प्रीडीन बेस। दोबारा से सुन लें, डार्जन प्रोसेस, इन डार्जन प्रोसेस बाई प्रोडक्ट फॉर्म SO2 गैस एंड HCl एसिड। SO2 गैस है, HCl एसिड है। ये SO2 गैस क्या है, पात्र से बाहर गया, HCl एसिड की फॉर्म में था, जिसको किसने एब्जॉर्ब किया, प्रीडीन बेस ने एब्जॉर्ब किया। अब आपको उसमें जो केवल और केवल जो बनने वाला है, मिलने वाला है, वो कौन मिलने वाला है, एल्किल क्लोराइड। यानी इस मेथड में हमें एल्किल क्लोराइड बिल्कुल प्योर मिलेंगे, शुद्ध अवस्था में। इसीलिए इस मेथड को एल्किल क्लोराइड बनाने का बेस्ट मेथड माना गया है। आपने जैसे देखा, अभी हमने 3 मेथडों से एल्किल क्लोराइड बनाए, PCl5 से, PCl3 से, SOCl2 से। क्लियर। तो ये 3rd नंबर चल रहा है, शायद यहां नंबर गलत डाला हुआ है, ठीक है, PCl5, PCl3 और SOCl2। अब इन तीनों ही मेथडों में अगर कोई कहे कि सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, डार्जन प्रोसेस। क्यों है, तो आपको पता होना चाहिए रीजन, कि साहब डार्जन प्रोसेस के अंदर एल्किल क्लोराइड तो बनते ही हैं, लेकिन एल्किल क्लोराइड के साथ बाई प्रोडक्ट के रूप में 2 चीज और बनी, SO2 गैस बनी, HCl एसिड बना। SO2 गैस थी, बाहर निकल गई रिएक्शन के दौरान ही। HCl एसिड है, जिसको प्रीडीन बेस ने क्या कर लिया, अब्सॉर्ब कर लिया। क्या बचा आपके पात्र में, जिस पात्र में भी ये रिएक्शन हो रही है, क्या बचेगा, ओनली एल्किल क्लोराइड प्योर स्टेट में। इसीलिए इसको हमने एल्किल क्लोराइड बनाने का बेस्ट मेथड माना है। तो याद रखना, जब भी एल्कोहल को कन्वर्ट करना पड़े एल्किल क्लोराइड में, तो आप यूज ले सकते हैं PCl5 का, यूज ले सकते हैं PCl3 का, यूज ले सकते हैं SOCl2 का। जब जब रिएक्शन SOCl2 से होगी, प्रीडीन बेस की प्रेजेंस में होगी, और रिएक्शन इज कॉल्ड डार्जन प्रोसेस। नेक्स्ट जो है इसका 4th रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड HX। आप HX के साथ एल्कोहल की क्रिया करा सकते हैं। ये लो, आपने एल्कोहल लिया, CH3 CH2OH, एल्कोहल का नाम इथेनॉल, रिएक्ट विद HCl। HX क्या हो सकता है, Cl हो सकता है, I हो सकता है, Br हो सकता है। क्लियर। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, जिसको हम हेलोजन एसिड भी बोलते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड। क्लियर। रिएक्शन कैसे होगी, जब भी रिएक्शन HCl के साथ होगी, तो इसमें एनहाइड्रस ZnCl2 का प्रेजेंस काम में, एनहाइड्रस
एनहाइड्रस ZnCl2 और ये कंसंट्रेट HCl की फॉर्म में होता है। रिएक्शन का प्रोसेस वही रहेगा। हम कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं रिएक्शनों में? CO बॉन्ड। यहां से कौन निकलने वाला है? ये OH ग्रुप। यहां से कौन निकलने वाला है? H। लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जहां से बॉन्ड ब्रेक किया वहीं से जोड़ दो। क्या बनने वाला है? CH3CH2 पर कौन आके जुड़ेगा? Cl। क्या बना? CH3CH2Cl और प्रोडक्ट क्या बनेगा? एथाइल क्लोराइड। लेकिन ध्यान रखना यहां जो कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का जो मिक्सचर है ये एक रिएजेंट के नाम से हम जानते हैं, लुकास रिएजेंट। पढ़ेंगे हम आगे जब हम डिफरेंस करेंगे किसमें, किसके अंदर? जब हम डिफरेंस करेंगे प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल में तो वहां ल्यूकास रिएजेंट आएगा। ये क्वेश्चन कई बार आता है, व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट? तो आप बताएंगे ए मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेट HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 आर कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट क्या है? कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का जो मिक्सचर बनेगा वही ल्यूकास रिएजेंट कहलाएगा। ये रिएक्शन एक नेम रिएक्शन के नाम से भी आती है, अपने सिलेबस में वो नाम नहीं है, आगे आप कंपटीशन में पढ़ेंगे। ग्रोव प्रोसेस, तो याद रखना ग्रोव सिंथेसिस या ग्रोव प्रोसेस क्या है? एल्कोहल रिएक्ट विद कंसंट्रेट HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 टू फॉर्म एल्किल क्लोराइड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ग्रोव प्रोसेस या ग्रोव सिंथेसिस। क्लियर? अब जरूरी नहीं है कि आप HCl से रिएक्शन कराएं, आप HBr से करा सकते हैं। देखना आपने HBr के साथ कराया, CH3CH2OH, एल्कोहल, इथेनॉल रिएक्ट विद HBr, दैट इज इक्वल टू कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है? C और O के बीच का बॉन्ड। यहां से कौन निकलेगा? OH और यहां से H। क्या लॉस करेंगे? लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहां याद रखना प्रेजेंस कंसंट्रेट H2SO4 की काम मिलेंगे और क्या बना? CH3CH2 पर कौन आके जुड़ेगा? Br और आपका प्रोडक्ट बना CH3CH2Br। नाम क्या होगा? इथाइल ब्रोमाइड। रिएक्शन का कंसेप्ट चेंज किया क्या? नहीं। यहां से क्या निकलना है? फिक्स है H, यहां से क्या निकलना है? OH। क्या बाहर निकालेंगे? वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते ही एल्किल हैलाइड बनेंगे। क्लोराइड लिया इसलिए क्लोराइड बना, ब्रोमीन लिया इसलिए ब्रोमाइड बना। याद रखना HCl की रिएक्शन एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में, इसलिए हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है? एल्किल क्लोराइड। एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कंसंट्रेट HCl दोनों का मिक्सचर क्या कहला रहा है? ल्यूकास रिएजेंट। अगर हम रिएक्शन HBr से कराएंगे तो प्रेजेंस किसकी रहेगी? कंसंट्रेट H2SO4 की। याद रखना HBr क्या अनस्टेबल है, ये रिएक्शन के दौरान ही बनाना होता है, इसलिए हम क्या करते हैं? कंसंट्रेट H2SO4 को किसी भी ब्रोमाइड साल्ट के साथ रिएक्ट करके HBr बनाते हैं और HBr एल्कोहल से रिएक्ट करके एल्किल ब्रोमाइड बनाता है, इसलिए यहां रिएक्शन में किसका यूज करेंगे हम? कंसंट्रेट H2SO4। अगर यही रिएक्शन आप HI के साथ कराएं, जैसे एक एग्जांपल ये लिख दिया, चेंज कर दे, रटना नहीं है, यही एग्जांपल है, कोई भी ले लो आप। रिएक्ट विद HI दैट इज इक्वल टू, तो HI के साथ किसी भी प्रेजेंस की आवश्यकता नहीं है क्योंकि HI जो है मोर रिएक्टिव है किसके साथ में? एल्कोहल के साथ कंपेयर टू HBr एंड HCl। तो क्या निकलेगा? फिक्स है OH, H, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और OH को रिप्लेस करके क्या लगाएंगे? I, CH3 CH CH3 I और प्रोडक्ट बना आइसोप्रोपिल क्लोराइड, सॉरी आयोडाइड, आयोडाइड। तो याद रखना है HCl के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस, HBr के साथ कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस और HI के साथ किसी भी प्रेजेंस की आवश्यकता नहीं है, रिएक्शन इजीली हो जाएगी क्योंकि HI इज मोर रिएक्टिव विद अल्कोहल। अब यहां कई बार रिएक्टिविटी ऑर्डर यहां से पूछता है, रिएक्शन ना पूछ के, कई बार तो वो अल्कोहलों की रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ लेता है HX के साथ और कई बार HX की रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछ लेता है एल्कोहल के साथ। तो दोनों ऑर्डर उसको आप देख लें एक बार। देखो, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एल्कोहल इन दिस रिएक्शन, यानी जिन रिएक्शनों में RO यानी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, जो हमारा टाइटल ए था, क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ऐसी कोई भी एग्जांपल, चाहे वो PCl5 के साथ था, चाहे वो PCl3 के साथ था, चाहे वो थायोनिल क्लोराइड के साथ था, चाहे वो HX के साथ था,
इन रिएक्शनों में एल्कोहल की जब भी रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा जाएगा, सबसे मोर रिएक्टिव कौन होगा? 3 डिग्री एल्कोहल, उससे कम 2 डिग्री एल्कोहल और उससे कम 1 डिग्री एल्कोहल। जैसे वो HX के साथ एल्कोहल दे देगा और आपसे रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ लेगा। जैसे आपको 3 एग्जांपल मिले, CH3CHOH, CH2CH3, दूसरा एग्जांपल CH3CCH3, CH3OH, और तीसरा एग्जांपल CH3CH2CH2CH2OH। ओके, नंबर डाल दो, दोबारा लिखने नहीं पड़ेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? 3 एग्जांपल दिए और वो कहे कि इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर वो पूछ ले किसके साथ? HX के साथ। कौन सा अधिक रिएक्टिव होगा, कौन सा कम रिएक्टिव होगा, तो आपको इसी ऑर्डर से निकालना है। आपको बस केवल ये पहचानना है, ये पकड़ना है, ये कौन सा एल्कोहल है। बोलो फटाफट, बोलो मेरे साथ। ये एल्कोहल कैसा है भाई? 2 डिग्री, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन से जुड़ रहा है। ये एल्कोहल कैसा है? देखो इसको, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ रहा है इसलिए 3 डिग्री। और ये एल्कोहल कैसा है? 1 डिग्री कार्बन से जुड़ रहा है इसलिए 1 डिग्री। तो बताओ सबसे अधिक HX के साथ, किसके साथ हम बात कर रहे हैं? HX के साथ। वो PCl5 के साथ पूछ ले, PCl3 के साथ पूछ ले, SOCl2 के साथ पूछ ले, हम बात कर रहे हैं HX की। किसी के भी साथ पूछे जिसके अंदर कौन सा बॉन्ड टूटे? कार्बन ऑक्सीजन। क्लियर? तो बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? 3 डिग्री। कौन सा एग्जांपल है इसमें 3 डिग्री? पहचानो। सेकंड एग्जांपल 3 डिग्री है, तो मोर रिएक्टिव कौन होगा? सेकंड। उससे कम कौन होगा? 2 डिग्री। कौन होगा? फर्स्ट। और सबसे कम कौन होगा? 1 डिग्री, थर्ड एग्जांपल। ओके, तो ये आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा एल्कोहल का। जस्ट उल्टा पूछ सकता है अपोजिट, एल्कोहल के साथ HX का ऑर्डर पूछ सकता है, वो अभी हम चर्चा कर रहे थे। तो एल्कोहल के साथ जब भी HX का ऑर्डर पूछा जाएगा तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड मोर रिएक्टिव कौन होगा? HI ग्रेटर देन HBr और ग्रेटर देन HCl। सबसे अधिक रिएक्टिव कौन होगा? HI, उससे कम HBr और उससे कम HCl। इसीलिए हमने HI की रिएक्शन में कोई प्रेजेंस काम में नहीं ली, जबकि HBr के साथ आपने क्या यूज किया? कंसंट्रेट H2SO4। HCl के साथ क्या यूज किया? एनहाइड्रस ZnCl। क्लियर? तो 2 ऑर्डर याद रखने, हाइड्रोजन हैलाइड में HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl, और एक बार और याद दिला दूं, एल्कोहलों में 3 डिग्री एल्कोहल ग्रेटर देन 2 डिग्री एल्कोहल ग्रेटर देन 1 डिग्री एल्कोहल। कई बार यहां से ऑर्डर आता है, रिएक्शन नहीं मिलती, ऑर्डर पूछ लेता है, तो याद रखना है भाई। क्लियर? जहां इस गोले के नीचे डबल लाइन है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखें। ठीक, तो आज के लिए इतना ही काफी। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।